हाय नमस्ते नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीस्ट कास्ट के टेक 8 में। और आज हमारे साथ हैं सीए अमर दुग्गल सर। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर द इनविटेशन। वेलकम सर। मैं आपके पॉडकास्ट वगैरह देखते रहता हूँ, काफ़ी आप अच्छा काम कर रहे हैं और यूथ को काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं और अपने जो कल्चर वगैरह के बारे में आप काफ़ी डिस्कस वगैरह करते हैं, तो लगे रहो, काफ़ी अच्छा कर रहे हो। थैंक यू सर, थैंक यू। हमें भी लगता है कि हमारे अंदर एक सीए की तरफ फोकस होना चाहिए ताकि हम नहीं है, फोकस है, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो। ओके थैंक यू, ताकि हम इस जिंदगी के एग्जाम्स क्लियर कर सकें। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने सीए करी है, तो आपने सीए हो आप सीए आपने कोर्स भी किया है, सब किया है, तो आपका कितना संघर्ष रहा है इस चीज़ में? आपकी क्या डिफिकल्टीज रही हैं कि जो भी नए सीए बनना चाह रहे हैं या जो आने वाले हैं बच्चे जो करना चाह रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उनके लिए क्या आप अपना संघर्ष बता पाएंगे और क्या वो कर सकते हैं? देखो, संघर्ष तो पार्ट है, कोई भी आप काम करना चाहेंगे तो संघर्ष तो उसमें है ही। बात रही मेरे संघर्ष की, तो रहा है थोड़ा बहुत संघर्ष रहा है उसमें काम करने में, लेकिन यह है कि अब आपका डेडिकेशन है, अगर आपके पास एक विल है कि मेरे को ये चीज़ करनी है तो आप वो पार कर ही जाओगे। लेकिन सर आपने तो बड़े आसानी से बता दिया कि थोड़ा बहुत संघर्ष था और हम पार पा लिए। लेकिन मैं चाहता हूँ आप ना थोड़ा एग्जैजरेट तो ना करें, पर सच्चाई से बताएं कि जो आपका संघर्ष था उसमें आपने क्या क्या त्याग किए जो फाइनली आप एक सीए बन जाएं। क्योंकि हम भी जानते हैं कि बहुत कम लोग सीए बनते हैं हर साल, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है, बहुत बड़ा त्याग देना पड़ता है, तब जाके कोई इंसान सीए बनता है। तो अपने स्ट्रगल के बारे में थोड़ा बहुत हमें बताइए। देखो, होता क्या है ना, सीए में एंट्री बहुत आसान है। आप 12th पास करते हैं, आपको एक ज़्यादा मतलब 12th की थोड़ा सा मतलब सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज देते हैं। एक सब्जेक्ट होता है लॉ का, उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है। आप एंट्रेंस एग्जाम आराम से ही पास हो जाते हैं, ज़्यादा आपको मतलब मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें एक ईजी एग्जाम होता है, वो एंट्रेंस आप क्लियर कर देते हैं। मेन बात शुरू होती है कि जब आप एंट्रेंस पास कर देते हैं। आपकी जर्नी शुरू ही कब होती है कि जब आप एंट्रेंस क्लियर करते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपको 2 लेवल पास करने पड़ते हैं। इंटरमीडिएट के बाद आपको पार करना होता है फाइनल, लेकिन काम यहीं पे पूरा नहीं हो जाता। इसके बीच में ट्विस्ट आता है कि आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है। वो होती है मिनिमम 3 इयर्स की। उस 3 इयर्स की ट्रेनिंग में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। एक ऐसा एक लौता ये कोर्स है हमारे इंडिया का सीए, जिसमें आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है। जब तक आप प्रैक्टिकली एक एक चीज को, कॉन्सेप्ट को समझ नहीं जाते जो आपको थ्योरी का पार्ट बनती हैं, तब तक आप उसको उसके कोर्स के मतलब पहुंच नहीं पा सकते। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इसको तैयार हो गया बंदा, क्योंकि जो हमारा कोर्स है वो है फाइनेंस के बारे में। और फाइनेंस की बात करें तो बहुत एक जिसे कहते हैं एक मेन पार्ट है हमारी इकोनॉमी का। और ऐसा नहीं हो सकता ना कि अगर कोई बंदा फाइनेंस का काम कर रहा है और उसको आधी दूरी नॉलेज लेके मार्केट में चला जाए, तो प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी को ही होगी, बाद में हमारे देशवासियों को होगी प्रॉब्लम कि भाई कैसे एक इंस्टीट्यूट ऐसे अपने बच्चों को निकाल रहा है कि उसको नॉलेज ही नहीं है। तो एक ऐसा लौता इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एक स्ट्रिक्ट जिसे कहते हैं ना एक शेड्यूल चलता है पढ़ाई का, कि भाई आपको ये चीज़ें क्लियर करनी है, तभी आप मार्केट में उतर पाते हैं। ओके, तो सर आप ये बताइए कि आपको कितने अटेम्प्ट्स लगे सीए बनने में? देखो, सीए में अटेम्प्ट और सीए और अटेम्प्ट का ना बहुत अच्छा एक नाता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अटेम्प्ट लगे ना और आप सीए बन जाए। मोस्टली केसेस में ये होता है कि ऐसे भी बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जो वन शॉट में गो थ्रू हो जाते हैं, लेकिन जो अटेम्प्ट दिए हैं वो उसका मजा भी अलग है। उसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जब आप फेल होते हैं तो आपको बैक में जाना पड़ता है कि आपने कहाँ गलतियां करी हैं। जब आप गलतियां करते हैं तो आपको उसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है। जितनी बार आप फेल होते हैं, जितनी बार आप मरते हैं ना, और अच्छा ही निखर के आते हैं। और इंस्टीट्यूट ये खुद चाहता है कि आप एक निखर के आए। ये पार्टी ऐसा है, इसलिए खाली कोर्स नहीं है, ये जिसे कहते हैं इमोशन है। आपको दुनियादारी की नॉलेज मिलती है जब आप सीए करते हैं। हमें खड़ा कैसे होना है मार्केट में, हमें किसी से कैसे बात करनी है, ये एक ओवरऑल पैकेज देता है हमारे को कि आप जब मार्केट में जा रहे हो तो आपको कैसे करना है। मतलब अगर किसी बंदे के ऊपर हाथ नहीं है ना किसी चीज का, तो सीए अगर वो है उसको उसी से ही सब कुछ मिल जाता है। ओके, तो सर आप जैसे ये बताइए कि जैसे संघर्ष के बारे में आपने बात करी और साल लग जाते हैं, अटेम्प्ट्स लग जाते हैं करने में, लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारे लोग अटेम्प्ट्स करते हैं लेकिन फिर वो छोड़ देते हैं एक समय बाद। देखो, ये ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि मेरे को एक्चुअली काफी टाइम लगा सीए करने में। मेरी 2012 में जर्नी स्टार्ट हुई थी और 2020 में जाके मेरी जर्नी खत्म हुई है। इस बीच मेरे को काफ़ी फेलियर भी देखने पड़े। मैंने अपने घर से भी अलग रह के पढ़ाई करी,
कि ताकि जल्दी क्लियर हो, जल्दी फोकस बने। इस बीच में मैं काफ़ी बार फेल हुआ, फिर खड़े हुए, फिर फेल हुआ। लगता है ऐसा कि छोड़ दे, कितनी बार ऐसा लगा कि छोड़ दे, लेकिन नहीं, अंदर एक विल पावर थी कि नहीं, करना है तो करना है। एक बात करते हैं, मार्केट में एक बहुत बात चल रही है कि सेकंड ऑप्शन होना चाहिए आपके पास। मैं कह रहा हूँ अपना फर्स्ट ऑप्शन इतना बढ़िया कर लो ना, सेकंड ऑप्शन की बात ही क्यों है। तो मेरे आगे जब मेरा पर्सनल केस में ये था कि भाई मेरे पास सेकंड ऑप्शन नहीं था, मैं गया हूँ, इसको करूंगा, मैं पार करके बाहर निकलूंगा। तो सर इतने बड़े संघर्ष में सबसे जरूरी कौन होता है? एक तो आप खुद हैं, आपकी विल पावर है, आपका माइंड सेट है, लेकिन उसके अलावा क्या दोस्त, क्या आपके भाई बहन, क्या आपके माता पिता, या फिर कोई भी ऐसा जो आपको सपोर्ट करे? देखो, सीए कोर्स में जब आप कर रहे होते हो, ये आप अकेले सीए नहीं कर रहे हो, आपकी पूरी की पूरी फैमिली कर रही है आपके साथ। आपके सारा का सारा पूरे के आपके जो दोस्त हैं वो सारे के साथ आपके साथ इन्वॉल्व होते हैं। डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। फैमिली, आपको अगर खाना टाइम पे नहीं मिलेगा तो आप कैसे पढ़ेंगे? आपको अगर पीछे से सपोर्ट नहीं मिलेगा फाइनेंशियली तो आप कैसे सीए करेंगे? आपके फ्रेंड्स जो कि सबसे ज्यादा मेन रोल प्ले करते हैं। क्यों? एक सीए एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको बहुत लंबा समय लगता है, उस बीच में आपके साथ अप्स एंड डाउन्स होते हैं। लेकिन एक फ्रेंड्स होते हैं कि जिसके साथ जो चीज हम अपने पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस नहीं करते, वो फ्रेंड्स के साथ कर देते हैं। तो दोस्त जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे साथ, कि भाई आपके साथ आते हैं, चप्पो चिल करते हैं कि चलो भाई और आगे करेंगे। बीच बीच में ऐसा भी होता है कि हमारे को दोस्ती छोड़नी भी पड़ती है। बीच में छोड़ना मतलब ये नहीं कि भाई तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, कुछ टाइम की बात है, दोस्त को भी समझना पड़ता है यार, इसके भी करियर की बात है, हमें भी समझना पड़ता है यार, कुछ टाइम अगर दोस्त के साथ नहीं घूमने जाएंगे नहीं तो हम आगे कुछ कर लेंगे। लेकिन बात में ये है कि बाद में सारे के सारे एक साथ मिल जाते हैं और एक अच्छी लाइफ जी रहे। दोस्त तो मतलब मेरे हिसाब से दोस्त वही होता है सच्चा, अगर आपने उसके साथ 10 साल बात नहीं करी हो, 2 साल बात नहीं करी हो, एक दिन बात नहीं करी हो, और जब आप दोबारा कॉल कर रहे हो या बात कर रहे हो, आपका वही जहां आपने उसको छोड़ा, बिल्कुल ऐसा लगता है कि वही कन्वर्सेशन जो हमने स्टॉप करी है वही कन्वर्सेशन से हम आगे शुरू कर रहे हैं। वही आपका मेरे सच्चा खुद दोस्त के है। काफी सारे दोस्त ऐसे हैं कि जितना जो मेरी जर्नी शुरू हो रही थी उन्होंने मेरे को काफी हेल्प करा, और आज भी हमारी मुलाकात होती है उनके साथ, वैसी मुलाकात होती है जैसे उस टाइम होती थी। बीच में नहीं बात हुई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है आज अब एक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो एक क्वेश्चन ये समझ में आ रहा है, न्यूज आ रही है कि आजकल सीपीटी में जितने बच्चे अपेयर हो रहे हैं वो संख्या घटती जा रही है साल दर साल। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आपको क्यों लग रहा है कि क्या बच्चे सीए नहीं बनना चाहते या कोई और रीजन है? देखो, इसके पीछे मल्टीपल रीजन है। एक रीजन तो ये मान के चलो कि जो क्या कहते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो जैसे जो कॉमर्स में रास्ते थे वो काफी वाइडन हो गए। खाली पहले जैसे कॉमर्स में अगर आपको एक एक्सेल करना है तो पहले जैसे आप माना देखो कि साइंस के मुकाबले में कॉमर्स को बहुत कम माना जाता था कि भाई कॉमर्स वाला ये आर्ट्स वाले ऐसे ही इनको ऐसे ही चलेगा। लेकिन कॉमर्स में एक ऐसे ही कोर्स आया है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, काफी टफ होता है, लेकिन ये है कि लोग इसको करते नहीं थे, बच्चे इसको करते नहीं थे। एग्जैक्टली। और एक इसके पीछे रीजन ये था कि बहुत टफ है, कि भाई हम नहीं करेंगे, बहुत टफ है, हमसे नहीं हो पाएगा, तो कोई और काम कर लेते हैं या एमबीए कर लेते हैं। मेरी एक एमबीए दिखा जाता था, है ना, ये वाले ऑप्शन दिखे जाते हैं, या आदमी क्या करता था अपने बिजनेस शुरू कर देता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि मार्केट में बहुत सारे कोर्स, अच्छे अच्छे कोर्स आ रखे हैं जहां पर आप सीए के अलावा भी अगर नहीं ऑप्ट करते तो आप कहीं और भी जाके कॉमर्स की फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। सीपीए करके, एसीसीए करके काफी सारे कोर्स आ रखे हैं मार्केट में, जो आप यहाँ विद इन इंडिया के साथ साथ आउटसाइड द इंडिया भी आप क्या कहते हैं एक्सेल कर सकते हैं। तो एक रीजन तो ये है कि आपका जो बच्चे हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम कर रहे हैं। दूसरा रीजन ये है कि ये लंबा कोर्स है, बहुत लंबा कोर्स है, इसमें आपको डेडिकेशन की जरूरत पड़ती है, हार्ड वर्क। इवन आप इंटेलिजेंट हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास हार्ड वर्क है, आपके पास डेडिकेशन है, तो आप इसको क्लियर कर लोगे। समय लगता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसके बीच का जो आपको रिजल्ट मिलता है वो भी इसे कहते हैं सेटिस्फाइंग है। तो बच्चे जाना नहीं चाहते इसमें मिनिमम 5 साल 8 साल ऐसे लग जाता है। अगर आप 1 क्लियर शॉट में जाते तो 4-5 साल में हो जाएगा। उससे अगर जैसे मेरे को अपना एग्जाम्पल तो मेरे को 8 साल लगे, मेरे को 2012 से 2020 में 8 साल लगे। उसमें काफी टाइम मेरे को भी लगा कि मैं छोड़ दूं। ऐसे ही जो बच्चे होते हैं, अगर उनको फाइनेंशियली पीछे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, माँ बाप ने कह दिया जाओगे आप कॉमर्स कर लिए, आपके पास कॉमर्स है तो आप सीए करो, आपके अंदर क्या इच्छा है, आप सीए बन के वो सर्विस देना चाहते हो, वो चीज आप महसूस करना चाहते हो कि मैं ये लीगल सर्विसेज दूं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इस वजह से क्या हुआ, बच्चे यहाँ पर भी इसलिए कम हो रहे हैं कि यार बहुत पढ़ना पड़ेगा। एक दिमाग में थॉट बैठ गया, सीए बहुत पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना तो हर चीज में पड़ेगा, अगर आप जितना आप एफर्ट देंगे उतना आपको, हाँ मेहनत तो हर चीज में, जितना आप एफर्ट दोगे उतना ही आपको क्या मिलेगा, फ्रूट मिलेगा। अब सी में अगर वो 8 साल 5 साल मैं लगाया हूं तो मेरे को उसका रिजल्ट मिल रहा है।
मैं बहुत खुश हूँ कि भाई मैं आज सीए कर रहा हूँ, मैं बहुत प्राउड हूँ कि मैं कहता हूँ कि अपने मैं स्टूडेंट में पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो मैं कहता हूँ यार करो इस चीज को, पीछे ना भागो इसके। अच्छा, 8 साल पढ़ाते भी हो? हाँ पढ़ाता भी हूँ मैं, अपना कोचिंग सेंटर है मेरा अच्छा। उसमें सीए के बच्चे भी होते हैं और वैसे भी जो बच्चे सीए नहीं करना चाहते। ये कोचिंग सेंटर कहाँ पे है? मेरा कोचिंग सेंटर ये करणपुर में ही है, अच्छा, ओके, नाइस। तो दोनों चीज़ें हो जाती है उसमें। तो अब मैं क्योंकि पढ़ाता भी हूँ और काम भी करता हूँ, तो मैं बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे देता हूँ यार कि ऐसा होगा आपको सीए बनोगे, और सीए बनने के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा, जैसे कहते नहीं है कि एक सीए कर लिया तो भाई काम खत्म नहीं होगा आपका। मेन आपका जो जर्नी शुरू होती है वो सीए बनने के बाद होती है। अब सीए बनने के बाद आदमी जॉब में जाता है, प्रैक्टिस में जाता है, उसमें बहुत अलग अलग ऑप्शन है। मैं खुद प्रैक्टिस में हूँ तो मेरे को पता है यार सीए बनने के बाद जो मेरे को स्ट्रगल देखना पड़ रहा है, वो स्ट्रगल्स के बारे में बताओ। उसमें ये होता है कि देखो कि आप बिजनेस हो, या एक जो सीए है एक बिजनेस है, ठीक है। आपको रोज एक नए बंदे के साथ इंटरेक्ट करना है, उसकी थॉट्स को पकड़ना है, वो क्या चाहता है हमसे, वो चीज़ें देखनी है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि आप पहले तो आपको क्लाइंटेज लानी पड़ती है ना। जॉब में क्या होता है, आपको रेडीमेड हर महीने सैलरी मिल जाती है ना, आप जाके अप्लाई करा आपको मिल गया। प्रैक्टिस में क्या है कि यार हर दिन आपको स्ट्रगल है, हर दिन आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना पड़ेगा कि यार मैं कैसे क्या करूं ऐसा कि इस सामने वाला बंदा जो है मेरा क्लाइंट बन जाए, मैं उसको सर्विस दे पाऊं। तो उसके लिए जो पीछे हमें हर रोज कनेक्शन बनाने पड़ते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट ने एक ऐसी चीज करी हुई है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो है हमारा, उसने बोला हुआ कि आपको प्रमोशन नहीं करना, अलाउड नहीं है हमारे एथिक्स में आता है कि आपको एडवर्टीजमेंट नहीं करना। अच्छा। तो उसमें हमारे प्रोफेशनल एथिक्स में जो है ना, इसे कहते हैं दिक्कत आती है कि भाई हमको उसमें एडवर्टीजमेंट वगैरह जो है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हम अपने कनेक्शन बनाते हैं। नेटवर्किंग कनेक्शन हो गया, अपना लिंक्डइन में बना लिए, है ना, ऐसी जगह पे अपने जाके अपने सोशल गैदरिंग में चले गए, बता दिए कि ऐसे 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 हम करते हैं काम। और मैं अपना पर्सनल क्या करता हूँ, मैं अपने कनेक्शन बनाने के लिए क्या करता हूँ, मैं नई नई जगह पे जाता हूँ, जैसे जिम्स हो गए, जैसे जहाँ से मैं सामान ले रहा हूँ रोजाना का, ठीक है, मॉल्स हो गए वगैरह पे जाता हूँ, और रेस्टोरेंट्स हो गए जाता हूँ मैं उनके पास, तो उनके पास जाके मैं बात करता हूँ, जनरली बात करता हूँ कि भाई आपका काम कैसे कौन देखता है। इस वजह से मेरे थोड़े थोड़े कनेक्शन बनते हैं, और फ्यूचर में उनको कोई काम होता है तो मुझे कॉन्टेक्ट। तो सर जैसे आपने बात करी कि आपको क्लाइंट्स बनाने पड़ते हैं, खुद से लोगों के पास जाना पड़ता है, तो इसमें व्यवहार कुशलता बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी है, जो कि पढ़ाई में नहीं सिखाया जाता। तो एक बात बताओ, जैसे आपने 8 साल संघर्ष करके सीए बने, लेकिन उसके बाद भी आपके पास ऑप्शन था कि या तो नौकरी कर लेते, आपके पास पैसा आते रहता, आपको इतनी कोशिश नहीं करनी पड़ती क्लाइंट लाने की, लेकिन फिर भी आपने चूज किया प्रैक्टिस करना इंडिपेंडेंटली। ये माइंडसेट जो है एंटरप्रेन्योरशिप का, या फिर खुद से काम करने का, खुद का सेल्फ बॉस होने का, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखो, आपने पहले क्वेश्चन वैसे ही पूछा कि आपका व्यवहार, तो जब हम अपनी सीए की जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारे को 3 years ऑफ रिगर्स ट्रेनिंग करनी पड़ती है एक सीए के अंदर, है ना। तो वहाँ पर हम जो सीए की जो हम जिसकी हम ट्रेनिंग करते हैं उनके क्लाइंट से बातचीत करते हैं, उनके साथ हम इंटरेक्शन हमारा बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ से हम पहले हमारा पता चल जाता है कि यार क्लाइंट से बात कैसे करनी है। जब हम अपने सीनियर को देखते हैं, अपने सर को बात करते हुए देखते हैं कि आप कैसे बात कर रहे हैं, तो हमारे को भी उस तरीके से हमारे को नॉलेज मिलती रहती है। हम देखते हैं कि वो जो सीए हैं वो कैसे आगे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे उनको कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं, कैसे उनकी मतलब जिसे कहते हैं क्वेरीज को सॉल्व कर रहे हैं, है ना। डे टू डे उनकी एक्टिविटीज को हम 3 साल तक ऑब्जर्व करते हैं कि भाई कैसे कर रहे हैं। तो धीरे धीरे अपने अंदर भी, हमारे अंदर भी ये चीज आ जाती है कि यार हमें कैसे आगे प्रोसीड करना है। आपका सेकंड क्वेश्चन ये था कि हम इसको जॉब में जाया जाए सीए बनने के बाद या अपना बिजनेस करा जाए। तो ये तो अपनी होती है पर्सनल चॉइस कि आप जॉब में जाना चाहते हैं या बिजनेस में जाना है। मेरी अपनी पर्सनल चॉइस थी कि मैं बिजनेस में जाऊँ, लेकिन बिजनेस में जाने के लिए नहीं कि आप मतलब जिसे कहते हैं एम्प्टी हैंड चले गए, अपना बिजनेस में चले गए। हमारे को उसके लिए भी क्या करना पड़ता था, मैंने पहले अपने किसी सीनियर सीए के साथ प्रैक्टिस करी, मैं उनको जाना कैसे वो क्लाइंट को डील कर रहे हैं। हाँ, 3 साल आर्टिकलशिप में नो डाउट आप काम सीखते हो, बट जब आपको इंडिपेंडेंटली किसी क्लाइंट का डील करना पड़ता है ना, उसका मैटर अलग होता है। बिल्कुल। ये चीज हमें सीखने को मिलती है जब हम आफ्टर द सीए जब हम पोस्ट क्वालिफिकेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम कोई सीनियर सीए के साथ बात करें, उनके साथ बैठें कुछ टाइम, उनके साथ प्रैक्टिस करें मिलके, तो वहां से हमारे को पता चलता है। एक ये नहीं पता चलता कि हमको क्लाइंट को कैसे देना है, एक अपने ऑफिस को कैसे मेंटेन करना है, बहुत सारी चीजें होती हैं, फाइनेंस को कैसे मेंटेन करना है, अपना रोज का जो हमारा जो हमारी साइकिल चलती है वो कैसे पूरी करनी है
है ना। तो ये सारी की सारी चीजें हम क्या करते हैं, जब उनके साथ बैठा मेरे को पता चली, मेरे को लगा कि मेरे को जॉब से ज्यादा जो है बिजनेस करना चाहिए। एक मेरे अंदर भी ये था कि स्टार्टिंग से कि मैं बिजनेस करूं। ओके। मैं अपना 9th स्टैंडर्ड से अपना कोचिंग पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, वाह। तो मेरे को कोचिंग भी पढ़ानी थी और साथ में बिजनेस भी करना था। तो ये दोनों चीजें मैं अगर मैं जॉब करता तो मेरे को फुलफिल नहीं कर रही थी। बिल्कुल। एक होता है ना पर्सनल किक भी चाहिए होती है, तो पर्सनल किक जो मिल रही थी मुझे वो पढ़ाने से मिल रही थी। और क्योंकि मैं सीए हूँ, वेल क्वालिफाइड है, डिग्री से वेल क्वालिफाइड है, तो मेरे को करना अपने क्लाइंट थोड़े थोड़े दिखने थे। तो मैंने यहाँ से अपने क्लाइंट शुरू करी और धीरे धीरे अपनी जर्नी स्टार्ट करी, और आज मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, साथ में कोचिंग भी पढ़ा रहा हूँ। तो दोनों चीजें सेल्फ मैनेज हो जाती है अच्छी तरीके से। सो अमर सर, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता था, बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि टैक्सेशन इतना कंफ्यूजिंग क्यों है। मैं भी एक्चुअली लॉ कर रहा हूँ अभी, तो मैं भी पढ़ रहा हूँ, आजकल सब्जेक्ट भी चल रहा है टैक्सेशन, तो बहुत कंफ्यूजिंग है टैक्सेशन। तो ये लोगों ने बना रखा है या ये है, या हमें पहले से बोल रखा है कि बहुत कंफ्यूजिंग है ये है, तो वो हमारे दिमाग में बैठ गया है, क्या है ये? देखो क्या है ना कि इंडिया में टैक्सेस जो थे पहले, कुछ टाइम पहले की बात करूँ तो वेरियस टैक्सेस थे। सर्विस टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, आपका हर चीज के लिए अलग टैक्स था। ठीक है। फिर नई गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हमारे जो साथ वाले नेशन है हमारे, उन्होंने क्या है, सबने जीएसटी लगा रखा है। तो जीएसटी के कॉन्सेप्ट उन्होंने कहा यार हम इंडिया में भी जीएसटी लेकर आएंगे। तो इंडिया में जीएसटी आया। जीएसटी में क्या बोला उन्होंने कि भाई 1 नेशन 1 टैक्स। पर्पस क्या था कि जो ये वेरियस टैक्सेस है ना, उनको सबको समर्ज करके एक सिंगल टैक्स उसमें कन्वर्ट कर देंगे जीएसटी में। होता भी यही है, जीएसटी का मतलब क्या है, सिंगल टैक्स रहेगा। और एक और चीज आए थे कि सिंगल टैक्स और फिर सिंगल रेट, 1 नेशन 1 टैक्स करके लेकर आए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जीएसटी में भी वही चीज हुई, वही चीज में जो पुराने हमने टैक्सेशन में गलतियां करी थी, वही चीज इसमें भी चल रही है। वेरियस टैक्सेस लगते जा रहे हैं, अलग अलग रेट ऑफ टैक्सेस आ रखे हैं, और काफी हद तक ठीक भी हुआ है प्रोसेस। लेकिन एक नॉर्मल पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो टैक्सेस बहुत ज्यादा है इंडिया में। अगर टैक्सेस की बात करें तो लोगों को डर लगता है कि मतलब हम कुछ भी चीज बाय करते हैं तो उस पर टैक्स लगता है। आपको आप नॉर्मल इसको लेके चले जाओ कि अगर आप कोई चीज, जैसे पहले आप इनकम कहीं पे जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, आपको पहले वो जो आमदनी आपकी आती है, आपको पहले उसके ऊपर इनकम टैक्स देना है। उसके साथ साथ आपको ट्रांजेक्शन के ऊपर जीएसटी टैक्स देना है। ठीक है। जीएसटी देते हैं, कंजप्शन करते हैं, आपके पास पैसा आ गया अब आपके खाते में, कुछ टैक्स देने के बाद आप कोई चीज कंज्यूम करने जाते हैं, आपको इंडायरेक्ट टैक्स देना पड़ता है उसके ऊपर। ठीक है। अब बचा कुचा पैसा आपने जेब में रखा, अपने सेविंग के लिए रखा, तो आपको उस सेविंग पे भी टैक्स देना है। ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको इन्वेस्टमेंट पे भी देना है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स देना है। आप गाड़ी लेते हैं, गाड़ी पे भी आपको टैक्स देना है। ठीक है। गाड़ी चलाते हैं रोड पे भी टैक्स देना है आपने। जब इनकम टैक्स भरते हैं तो भी टैक्स एक बंदे को यही नहीं पता मेरे को टैक्सेस कहाँ देने, हर जगह ही उसको टैक्स देने जाना है। उसको यही नहीं पता कि मैं यहाँ पर दूं, हर जगह उसको टैक्स है। जब अगर एक बंदे के ऊपर आप इतना बर्डन डाल दो कि भाई आपको यहाँ भी देना है, यहाँ भी देना है, तो वो क्या करता है, एस्केप करने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है। कि जब आप किसी के ऊपर प्रेशर डालते हैं ना, तो वो क्या करता है, भागना यार नहीं। तब लोग टैक्स चोरी करते हैं। भाई कर रहे हैं लोग, काफी हद तक करते भी हैं कि भाई टैक्स चोरी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्यों, उनके पास और कोई मीन्स नहीं रहा, वो कर रहे हैं यार हमारे पे यहाँ भी लगाया। और कितनी बार था इग्नोरेंस, उन्हें यही नहीं पता कि मैं ये चीज कर रहा हूँ तो इसके ऊपर टैक्स है। अच्छा। कुछ टाइम तक मैंने पिछले, आपको बताता हूँ मैं, कुछ पिछले केसेस में जब मैंने इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल करी है, उसमें हुआ क्या है कि लोग जो सीनियर सिटीजन हैं, जैसे पेंशनर्स वगैरह हैं, उन्होंने क्या करा, अपना पैसा जो है उनको जैसे मिलता है रिटायरमेंट के टाइम पे, उन्होंने इन्वेस्ट करा। किसमें इन्वेस्ट करा, शेयर्स में। ओके। अब उन्हें यही नहीं पता कि जो शेयर्स में जो पैसा आता है, अगर वो गेन करते हैं उसमें, तो उसके ऊपर टैक्स है। यस। और जब हमने एक्चुअली में उनको बताया तो उनको विश्वास नहीं हुआ, इसके ऊपर भी टैक्स है। तो यहाँ पर इग्नोरेंस की बात आती है, उनको ये नहीं पता भाई यहाँ पर भी टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। कितनी केसेस में ऐसा आता है कि भाई अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं, वो प्रॉपर्टी के ऊपर, बेचने के ऊपर क्या है, प्रॉपर्टी टैक्स लगता है। उसके ऊपर भी इनकम टैक्स लगता है कि आपको भाई यार जैसे भी आपका एक्सपीरियंस हो गया, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म, उसको आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन काफी टाइम पे लोगों को ये भी नहीं पता, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको पता भी नहीं है कि भाई ऐसे भी टैक्स लग रहा है। तो एक तो उनको पता भी नहीं है, दूसरा चोरी जो होती है, जिनको पता है वो कर रहे हैं, वो अलग बात है। तो ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि टैक्स की चोरी इसलिए होती है क्योंकि टैक्सेशन ही इतना ज्यादा है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा, बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो जब आपके पास कोई बिजनेस आता है या कोई इंडिविजुअल आता है कि भाई मेरा टैक्स बचा दो, या मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, तो आप थोड़ा एग्जांपल्स दीजिए कि कोई इंसान आपके पास आया हो और उसने आपको गलत तरीके से टैक्स बचाने की सिफारिश करी हो। देखिए केसेस तो बहुत आते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन केसेस को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते।
देखिए मैं अपने पास मेरा पर्सनल ये है कि मैं कोई भी ऐसा केस जो सामने से क्लाइंट कहता है मेरे टैक्स बचाने के लिए करो, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखो आपका जो काम है उसको एक पहले ट्रैक पे लेकर आते हैं। मे भी ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप जिस चीज के ऊपर आपको टैक्स नहीं लगता आप उसके ऊपर टैक्स करवा रहे हो, ठीक है। आपकी जो कुछ मेरे ख्याल से बुक्स एंट्री जो हो रही है, आपकी बुक्स जो बन रही है, बुक्स प्रिपरेशन होती है वो आपकी गलत प्रिपेयर हो रही है। आपने क्या मेरे कोई कंसल्टेंट हायर ना करो, आप अपनी मर्जी से अपने आप कोई चीज कर रहे हो, तो ये भी एक रीजन होते हैं कि आपको बेवजह आपके पास टैक्सेस लग देते हैं। आपके ऊपर टैक्सेस के ऊपर अगर आप टैक्स पे नहीं करते उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह जो कॉन्सिक्वेंसेस के होते हैं वो भी होते हैं। तो मेरा तो सबसे पहले राय यही जाती है क्लाइंट, किसी भी क्लाइंट को, जब मेरे पे कोई बंदा आता है कि भाई आप एक काम करिए, पहले अपना जो बिजनेस है वो ट्रैक पे लेकर आओ। आपका बिजनेस ट्रैक पे आएगा, आपको पता चलेगा कि आपके बिजनेस में हो क्या रहा है, कैसे करना है आपको बिजनेस करना और कैसे होगा, वो दोनों अंतर है। लोग बिजनेस में उतर तो जाते हैं लेकिन उसको ये नहीं पता कि यार करना कैसे, इसको कर रहे हैं लेकिन ये नहीं पता करना कैसे। चीज मतलब जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा अलग चले जाते हैं रास्ते को, उन्हें लगता है कि बस यार कि टैक्सेस के बिना कैसे काम हो जाए, है ना। इंडिया में ये बिलीव करा जाता है कि यार टैक्सेस नहीं देंगे, और टैक्सेस नहीं देने के चक्कर में क्या करते हैं वो सीए या कोई कंसल्टेंट वगैरह को हायर नहीं करते, उसकी वजह से उनको अल्टीमेटली सफर करना पड़ता है। मैंने एक चीज़ और देखी है, जैसे जॉब जो करते हैं वो अपना टैक्स नहीं बचा पाते मेजरली, और जो बिजनेस कर रहे हैं वो मेजरली अपना टैक्स बचा लेते हैं, वो सिर्फ फाइलिंग के पैसे देते हैं और वो अपना टैक्स बचा लेते हैं। तो इंडिया में ये भी कहीं ना कहीं दिक्कत है कि जैसे जो जॉब वाले हैं वो तो टैक्स भर ही रहे हैं अपना, और जो बिजनेस वाले हैं वो कहीं ना कहीं अपना टैक्स बचा के नहीं भर रहे हैं। तभी मतलब देश के डेवलपमेंट में भी धीरे धीरे कमी आ रही है, क्योंकि मेजर जो कमाने वाले हैं देश में, जो इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं वो बिजनेसमैन है सारे, और जब वो बिजनेसमैन ही चोरी करेंगे तब वो देश भी कैसे आगे बढ़ेगा, तब टैक्स ही देश में नहीं आएगा। सिर्फ जॉब्स के टैक्स से तो देश चलेगा नहीं। जो मोटा जो कमा रहे हैं, जो अच्छा कमा रहे हैं, जिनकी वजह से फर्क पड़ेगा इकोनॉमी में, जब वही अपना टैक्स बचा रहे हैं तो फिर ये क्यों करते हैं, मतलब लोग ऐसा क्यों हो रहा है? देखो वो कर रहे हैं उनकी पर्सनल, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि खाली ऐसा नहीं है कि सैलरीड वाले ही टैक्स दे रहे हैं तो देश चल रहा है, या खाली बिजनेस वाले ही कर रहे हैं तो देश चल रहा है। देश चलता है दोनों के कंबाइंड एफर्ट से, है ना। तो ऐसा है कि सैलरी में क्यों दिखता है टैक्स, की सैलरी में स्लैब रेट्स लगी रखी हैं कि भाई आपकी इतनी इसकी आपकी इनकम है बेसिक आपकी इतनी है, एडिशनल वगैरह जोड़ के कि आपको इतना इतना डेली देना है। बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं। बिजनेस में क्या होता है कि आपके पास एक्सपेंसेस शो करने का एक राइट होता है। बिजनेस में आपको राइट दिए जाते हैं, आप ऑडिट करा सकते हैं, आप अपना प्रीजम्पटिव टैक्सेशन में अंदाजे से भी डाल सकते हैं, आपकी टर्नओवर के बेसिस पे आपके ऊपर प्रॉफिट का। देखो हर एक बिजनेस जो होता है ना 100% तो है नहीं, अगर बंदे के पास 100 रुपए आया तो 100 रुपए के 100 रुपए उसको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट हो गया, है ना। वो हर एक जो अपना बिजनेस होता है उसकी अलग अलग मार्जिन होती हैं। किसी बिजनेस में जैसे मान के चलो दूध का बिजनेस है, उसमें 1 से 1.5% की मार्जिन है ना। आपका रेस्टोरेंट उसमें लगभग 50% के आसपास मार्जिन है, ठीक है। और अगर अलग अलग काम करते हो उसमें किसी में 2% है, किसी में 4%, किसी में 8% है, किसी में 10% है। तो ये कहना गलत हो जाएगा कि आप चोरी कर रहे हो, है ना। मेरा कहने का मतलब था कि अगर जैसे बिजनेसमैन लोग अपना टैक्स बचा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि सबको हक है अपना टैक्स बचाना, अगर कोई गलत नहीं है उसमें, लेकिन अगर वो बचा रहे हैं, लेकिन अपने जॉब वाले जो हैं वो नहीं बचा पाते हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत दुखी हैं इस चीज से, वो ज्यादा दुखी हैं। तो जॉब वालों के लिए क्या कहना चाहिए, वो कैसे अपना ये सब चीजें कैसे सॉर्ट कर सकता है? जो ऐसा नहीं है कि जॉब वाले नहीं बचा पाते। देखो जो काम करते हैं ना टैक्स बचाने वाला, वो अगर बिजनेसमैन भी कर रहे हैं तो सैलरी वाले भी कर रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं चल रही है आपको। हम बताते हैं कि भाई इसमें क्या होता है, डिडक्शंस होती हैं। ओल्ड स्कीम जो हमारी इनकम टैक्स की ओल्ड स्कीम थी, सैलरी वाले उसमें फिक्स डिडक्शन डाल देते थे, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस की फिक्स डिडक्शन डाल दी है, लाइफ इंश्योरेंस की फिक्स डिडक्शन डाल दी है, हाउसिंग लोन चल रही है हाउसिंग लोन की फिक्स डिडक्शन डाल दी है, वो भी तो टैक्स चोरी करना होगा। अगर एक आदमी 10 लाख रुपए कमा रहा है, उसके ऊपर मोटा मोटा 1 लाख रुपए टैक्स आ रहा है, फिक्स डिडक्शन दिखाने के बाद कितना करता है, मुझे 10-5 हजार रुपए जमा करता है, और इवन जीरो भी कर देता है। तो ऐसा नहीं है कि टैक्स दे रहे, ये क्या है कि दिखता है, सैलरी वालों को दिखता है कि हम वो के भी अपना टैक्स दे रहे हैं। बिजनेस वालों का क्या है कि वो उनको खर्चे नहीं देते, तो यार अल्टीमेटली यार ये तो बचा ही रहे। मैं दोनों को साफ भी नहीं बोलूंगा, दोनों को गलत भी नहीं बोलूंगा, वो भी नहीं बोलूंगा गलत भी नहीं। तो दोनों में कहीं ना कहीं हर जगह चल रहा है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो बजट आया अपना, इस बजट में ये जो लेटेस्ट बजट आया है इसमें काफी सारी चीजें अच्छी हुई है। इसमें सैलरी वालों के लिए 12 लाख तक न्यू स्कीम में जीरो टैक्स है, और अगर आप सैलरी के साथ आपको एक आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 75,000 रुपए की, 75,000 की मिलती है, तो आप मान के चलो 12,75,000 तक तो आपको टैक्स ही नहीं है। अगर आप एक नॉर्मल के कहते मिडिल क्लास बंदे को बोलोगे उसकी लाख रुपए सैलरी नहीं है, तो ऐसा लाख रुपए वाली सैलरी बंदा भी अब कह रहा है कि मेरे को टैक्स नहीं लगे। पहले बात हो रही थी, मैं आपको आउट ऑफ द बॉक्स बात की बताऊं कि भाई टैक्स कैसे दिया जाए,
अब बात होती है भाई कमाया कैसे जाए 1 लाख रुपए, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं सरकार ने आपकी हेल्प भी तो करी है ना। Exactly. तो ये चीजें होती है। अब बिजनेस में है, बिजनेस में देखो, बिजनेस में क्या है, देखो अब आप कहते हो कि बिजनेस वाले टैक्स बचा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूं रिस्क किसमें है ज्यादा? Businesses. तो रिस्क भी तो बहुत है ना। तो बिजनेस वाले अब पहले बताओ, कस्टमर ढूंढना, उसको फिर उसको उसकी आफ्टर सेल्स सर्विसेज देना, अपनी स्टाफ को मैनेज करना, रेंट देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह सारी चीजें आपको मैनेज करनी पड़ती हैं। उसके बाद जाके कहीं जाके उसको पूरे दिन या पूरे साल जो काम करता है उसके बाद उसको कुछ जाके पैसा बचता है। तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस वाला की खाली भाई उसको काम करे तो उसको सारा का सारा प्रॉफिट हो रहा है, उसको रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों सारी चीजें ज्यादा हो रही है। सैलरी वाले को क्या है कि भाई ऐसा नहीं कहूंगा सैलरी वाले मेहनत नहीं करते, सैलरी वाले मेहनत करते है ना, 12-12 घंटे भी काम कर रहे हैं, लेकिन वही बात आ जाती है, टैक्स की बात आ जाती है। यार सैलरी वालों को लगता है कि हम टैक्स ज्यादा दे रहे हैं, बिजनेस वालों को लगता है टैक्स कम दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, दोनों कहीं ना कहीं अपना बचा भी रहे और कहीं ना कहीं अपना दे भी रहे। तो जब एक सीए होता है वो अपने क्लाइंट्स की ऑडिट करता है, तो ये बात बड़ी समझने वाली है कि जिसकी वो ऑडिट कर रहा है बुक्स, वही उसको पैसे दे रहा है ऑडिट करने के। तो इस पूरे सर्कमस्टांस में एक सीए के ऊपर कितना प्रेशर होता है कि वो वैसा ही काम करे जैसा कि उसका क्लाइंट उसे बता रहा है। और इसी में एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि सीए क्रिएटिव अकाउंटिंग क्या है, मतलब व्हाट इज क्रिएटिव अकाउंटिंग, आप ऑडियंस को बताइए। जैसे हिमांशु जी ने मेरे से पूछा कि जो आपको पैसे दे रहा है उसके लिए आप काम कर रहे हो और आप उसका मतलब वही आपको पैसे दे रहा है और आप ही उसकी गलती निकाल रहे हो, उसी के आप बायस्ड हो सकते हैं। तो इसमें क्या है कि हमारे को सीए के टाइम पे पढ़ाने के टाइम जब हम पढ़ रहे थे तभी एक वर्ड आता था इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब ही हमारे को ये सिखाया जाता था कि आप किसी भी की इन्फ्लुएंस में आके काम नहीं करेंगे, इवन नॉट ऑफ द क्लाइंट। हमें क्लाइंट की भी कोई इन्फ्लुएंस में नहीं आना, बट प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, हमें अल्टीमेटली सर्विस को देनी है, क्लाइंट को देनी है। बट यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो मैं पर्सनली मेरा ओपिनियन ये है, मैं करता हूँ कि अपने क्लाइंट के साथ मैं एक ऐसे एग्रीमेंट पे आता हूँ जहाँ पर उसको भी दिक्कत ना हो और मुझे भी दिक्कत ना हो, मेरी भी इंडिपेंडेंस ज़्यादा से ज़्यादा हर्ट ना हो और उसका भी काम क्या है, उसका जो पर्पस है उसका सॉल्व हो जाए। तो ये तो बात हुई इसकी इंडिपेंडेंस की। आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि अपना कि क्रिएटिव अकाउंटिंग होती है। क्रिएटिव अकाउंटिंग मतलब जैसे कहते हैं ना, जैसे कहते हैं टैक्स प्लानिंग आ जाता है, इसमें टैक्स इवेजन आ जाता है कितनी बार केसेस में, तो करते हैं क्रिएटिव अकाउंटिंग भी करनी पड़ती है। कहीं ना कहीं केसेस आते हैं जहाँ पर आपको क्रिएटिव अकाउंटिंग भी करनी पड़ती है। गलत यूज भी होता है उस चीज का। गलत, हर चीज का अच्छा भी यूज है, गलत यूज है, वो तो आपको देखना है कि आप कैसे उसको इसे कहते हैं इस्तेमाल करते हैं। तो हाँ, क्रिएटिव अकाउंटिंग भी करनी पड़ती है हमारे को, कहीं ना कहीं पे हमें बताना पड़ता है क्लाइंट को कि भाई आप इस ये वाले रूट से चले जाओ, ये वाले रूट से नहीं जा सकते, लेकिन विद इन द लीगल ना। अब यदि कि आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई बोल देंगे, हमें एक दायरा मेंटेन कर, एक प्रोटोकॉल मेंटेन करके रखना पड़ता है कि आप हाँ इस तरीके से जाएंगे तो हाँ इतना ज्यादा हार्म नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो चलता है। मतलब बिजनेस में आपको ये रिस्क है तो कुछ ना कुछ तो आपको बियर करना ही पड़ेगा ना। बात ये है कि लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट मिलते हैं फिर इस चीज के। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि आप एक स्वीट स्पॉट ढूंढते हो, एक म्यूचुअल बेनिफिट ढूंढते हो जहाँ पे कोई गलत काम भी ना करना पड़े और आपके क्लाइंट का भी नुकसान ना हो, दोनों ही का नुकसान ना हो, फायदा हो दोनों का, बिल्कुल विन विन सिचुएशन। ओके, तो बेसिकली एक सीए का यही काम होता है बेसिकली। ओके, तो अभी हम चलते हैं डीमोनेटाइजेशन के ऊपर। वैसे तो बहुत साल हो गए, ठीक है, सबको पता है क्या है क्यों है, बहुत लोगों ने बात कर ली, लेकिन इतने सालों के बाद अब जाके उसके इफ़ेक्ट्स भी लोगों को दिख रहे हैं कि उससे क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो अभी आप ये बताओ कि डीमोनेटाइजेशन से क्या फ़ायदे हुए और नुकसान क्या हो गए? देखो इसमें क्या है ना, डिमोनेटाइजेशन हुए तो बहुत टाइम हो गया, लेकिन ये ऐसा घाव है जो अभी तक भरा नहीं है लोगों को। इसके जो अभी जो मैटर है, लिटिगेशन जो पेंडिंग चल रही है, अभी भी चल रही है। अभी भी हमारे को केसेस आते हैं कि डिमोनेटाइजेशन में जी ऐसा हो गया हमारे साथ। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ कि अभी मैं एक केस में काम कर रहा हूँ। ही इज अ मिल्क सेलर, मिल्क सेलर, वो मिल्क के प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं वो। और 17-18 के आसपास जब उन्होंने डिमोनेटाइजेशन वगैरह चल रहा था, तो उसमें क्या हुआ था, उन्होंने अपनी सेल करी थी, रेवेन्यू जनरेट करा था उन्होंने, और वो रेवेन्यू भी अराउंड 8 करोड़ के आसपास था। ठीक है, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, एक साल में 8 करोड़ रेवेन्यू दूध बेचने से। बिल्कुल सही है, आप जो सुन रहे हो बिल्कुल सही है। ओके, 8 करोड़ का काम ही। देखो इसमें आपको अमाउंट बहुत ज्यादा लग रही होगी, लेकिन ये क्या है, डेली इंटरेक्शन होता है। जो मिल्क सेलर होती है, इनका डेली इंटरेक्शन होता है। रोज कहीं ना कहीं पे आप 100 रुपए का एक घर में दे देते हो दूध,
100 रुपये का एक घर में दे देते हो, और आप मान के चलो अगर 100 घर में है तो आप 1 लाख रुपए का तो रोज का काम कर ही रहे हो। बिल्कुल। तो आप मान के चलो ऐसे ही अगर आप महीने भर का भी काम करो तो आपको कहीं ना कहीं 60-70 लाख रुपए का कर देते हो। लेकिन पॉइंट ये है कि दिखने में तो बड़ा फैंसी जिसे लगा रहा आपको कि 8 करोड़, लेकिन अगर आप उसके अंदर की इंटरनल हेल्थ देखोगे तो वही जो हमने आपसे थोड़ी देर पहले भी डिस्कस करा था अभी कि हर बिजनेस का अलग अलग एक मार्जिन होता है। ऐसे जो मेरे दूध का उसका जो मार्जिन था उसमें उनका 1 से 1.5% मार्जिन था। तो सुनने में तो आपने बोला कि 8 करोड़ का काम करा, लेकिन जो प्रॉफिट उनको अल्टीमेटली वो मुश्किल से मुश्किल 8 से 12 करोड़ 8 से 12 लाख रुपए का हुआ, सिर्फ 1 से 1.5%। तो इतना रिस्क लेने के बावजूद जब हम बात कर रहे थे सैलरीड की, अब आप देखिए 8 करोड़ का बंदा जो है उसने पूरे साल बैठ के काम करा है। सुबह उठ के, अब दूध का काम ऐसा है कि आपको सुबह उठ जाना पड़ता है 4 बजे, हर चीज की अरेंजमेंट करनी पड़ती है, पूरे रात भर तक आप उसका चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं, और तब जाके आपको साल भर में कितना मिला है 10 से 12 लाख। और वही एक अब मैं बात करूँ कि सैलरी वाला बंदा काम करता है तो उसको 10 से 12 लाख लग जाता है, वहां उसको लगता है कि टैक्स, लेकिन यार आप मेहनत कितनी कर रहे हो। लेकिन अब मैं आपको बात वापिस आता हूँ डिमोनेटाइजेशन के बाद। डिमोनेटाइजेशन में हुआ क्या था कि ऐसे छोटे छोटे स्मॉल डीलर थे, इनमें स्मॉल डीलर ही बोलूंगा, अपार्ट फ्रॉम द इनका जो सेल है, लेकिन मैं इनको बोलूंगा स्मॉल डीलर ही। इसके अलावा मैं आपको बात बताऊं कि मेडिकल की बात आती है, और ये कुछ ऐसी जगह थी जहां पर क्या कहते हैं सरकार ने बोला हुआ था कि डिमोनेटाइजेशन में क्या हुआ था कि एकदम से हाथ पैर खड़े हो दिए कि भाई आपको ओल्ड करेंसी में कोई डीलिंग नहीं होगी। लेकिन इतना ही कह देना काफी हो जाता, किसी को मेडिकल इमरजेंसी हुई वो कैसे करेगा? बिल्कुल, लोगों के पास पैसा तो पड़ा है ना भाई उस दिन, लेकिन आपने बंद कर दिया, लेकिन लोगों के पास तो पैसा पड़ा है। एसेंशियल आइटम कैसे लेगा अपने, जैसे दूध एक एसेंशियल आइटम में आता है, कैसे लेगा? ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेगा? हाँ, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत जरूरी थी ना, डिमोनेटाइजेशन में ट्रांसपोर्टेशन भी तो करनी है आदमी को, तो पेट्रोल पंप। तो ये कुछ ऐसी 3 चीजें आई थी जहां पर डिमोनेटाइजेशन में बोला गया था कि यार इनको छूट मिलेगी कि आप ओल्ड करेंसी में डील कर सकते हो। ऐसा नहीं था कि नई जो और बिजनेस को करना नहीं, लेकिन उनको ये दिखाना था कि भैया आपके पास लेजिटिमेट सोर्स होना चाहिए उस ओल्ड करेंसी का। ऐसा भी हो सकता था कि यार उसने पास्ट में कोई सेल करी हो, या पास्ट में उसका कोई पैसा आना हो, फ्रेंड्स दोस्त हो गए, या बिजनेस का ही पैसा हो, एक लेजिटिमेट सोर्स अगर है उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनके लिए तो बोल दिया था कि आप ओल्ड करेंसी में भी डील कर सकते हो। लेकिन हुआ क्या, डिमोनेटाइजेशन इन्होंने कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि छोटे मोटे जो डीलर थे ना, जितने भी बंदे थे, ये हो गए और भी बंदे हो गए, इनके ऊपर नोटिस आए, और बहुत बैग भर के नोटिस आए। क्या हुआ कि भाई उस पीरियड में जो डिमोनेटाइजेशन का पीरियड था 1 से 1.5 महीने के पास का था, उसमें इन्होंने क्या डिपॉजिट करा। मैं आपको केस दे रहा था दूध शहर का, इसने क्या करा भाई हर महीने का भाई 50-60 लाख रुपए का ट्रेंड चलता ही आ रहा है, इसका पास्ट ईयर से ही ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है कि इसने क्या करा है 50-60 लाख रुपए इसका जमा होता ही था। ऐसे ही क्या हुआ, डिमोनेटाइजेशन के पीरियड में भी इन्होंने जमा करा। लेकिन हुआ क्या, सरकार ने बिना देखे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनको नोटिस पे नोटिस भेज दी कि आपने क्या करा है जी, आपने जो पैसा जमा करा है, इसे बोलते हैं अनअकाउंटेड मनी। ये पैसा जो है आपने अनअकाउंटेड मतलब आपने छुपा रखा था पैसा नहीं पे, आपने कोई सेल वगैरह से नहीं करा है। अरे अपना इनकम टैक्स में सेक्शन आता है 69 करके आता है, उसमें बोलते हैं कि यार ये पैसा जो है भाई तुमने सही अपने मतलब बिजनेस का सोर्स नहीं है तुम्हारा, तुमने यूं ही कहीं से भी पैसा ला के, इसे कहते हैं ना हवाला का पैसा करके अपना जमा करा लिया। ये हमारा टाइम था, इनके केस में ऐसा ही हुआ। इनके केस में क्या हुआ, इन्होंने लेजिटिमेट सोर्स है, हर सेल का पैसा है, सेल के इनके पास इनवॉइस थे, इनके पास बैंक में स्टेटमेंट थी, पार्टी से जिनसे माल लेते थे, भाई ऐसा सेल करे तो परचेजिंग भी तो होनी चाहिए, परचेजिंग इनकी बैंक की हो रखी है ना, ऑडिट हो रखा था इनका, एक ट्रांजेक्शन का, बुक्स ऑफ अकाउंट इनकी मेंटेन थी, इन स्पाइट ऑफ द ये सारी की सारी चीजें इनके पास होने के बावजूद भी इनके पास आ गए, इनके पास नोटिस। अब नोटिस आया 80 लाख, इनमें जो 60 लाख का और थोड़ी बहुत चीजें थी इनकी, और एडिशन करा इनकम में इन्होंने, और वो नोटिस आ गया। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि इनके ऊपर जो 80 लाख का ये आया, और जो मैं आपको सेक्शन बताया था 69, इसमें क्या होता है कि लगभग 80% या 90% के अराउंड टैक्स लग जाता है, इसके ऊपर पेनल्टी लग जाती है, जितना भी आप एडिशन करते हैं इनकम में। तो उस बेचारे के ऊपर 80 लाख रुपए के ऊपर 70-80 लाख रुपए के उसके ऊपर टैक्स लग गया। अब कहने को तो बड़ा आसान था कि डिमोनेटाइजेशन हो गया, अब जो एक्चुअली में जो सफर कर रहे हैं, जो ये हमारे से छोटे मोटे डीलर है ना, इनके ऊपर क्या हुआ, अभी कहाँ से लाएंगे ये जो अभी लिटिगेशन में जो केसेस चल रहे हैं, कहाँ से लाएंगे पैसा? मेरे पास आया वो बंदा, मैंने उनकी हेल्प करी, मैंने कहा चलो यार हम करते हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस आए, लेकिन हमें ये रिसेंटली की बात है तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। तो वो आए वहाँ पे यार कह रहे हैं कि हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई क्या से करें। अब हमारे टैक्सेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं कि हमने भाई हाथ डाला और भाई खत्म, झटपट खत्म कर देगा काम। हमें
हमारे को हायरार्की है, इसके पहले इस अथॉरिटी पे जाना है, फिर इस अथॉरिटी पे जाना है, फिर अल्टीमेटली इस अथॉरिटी पे जाना है। तो अभी केस पेंडिंग चल रहा है ना, इसमें इसके सॉल्व भी हुए हैं केसेस बहुत काफी सारे तक सॉल्व हुए हैं। लेकिन मेरा तो मुद्दा यही है कि जब आपको पता है उस बंदे का जो मार्जिन है 80 लाख रुपए के ऊपर 2% मार्जिन है, तो आप उसको 80 लाख के ऊपर आपने सारा का सारा एडिशनल प्रॉफिट कैसे कर दिया? 100% मार्जिन में तो काम कर ही नहीं रहा ना। जब उसके पास सब कुछ आपके पास सोर्स वगैरह है तो आपने कैसे मान लिया उस चीज को? तो सर ये लैप्स ऑफ जजमेंट सरकार की तरफ से क्यों हो रही है? ये इसलिए हो रही है कि कंप्यूटराइजेशन बहुत ज्यादा ऐसा है कि कंप्यूटर नोटिस दे रहा है, उसमें ह्यूमन इंटरफेस बहुत कम हो गया है। अब जैसे जैसे एआई आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, या कर रहा है कंप्यूटराइजेशन, सारी चीजें करते जा रहे हैं। भाई कंप्यूटर को क्या पता कि भाई ये लेजिटिमेट सोर्स है कि नहीं? उसको तो लगा कि भाई ये देखो डिमोनेटाइजेशन में इतना इतना पैसा जमा हो रहा है, उन्होंने एक लिमिट डिसाइड करी होगी, भाई इस लिमिट के ऊपर अगर किसी के ऊपर पैसा आता है तो क्या करेंगे, भाई नोटिस आ जाएगा। लेकिन आप मैं मानता हूँ कि भाई चलो नोटिस भेजो, लेकिन नोटिस के साथ साथ वो बेचारा जो सामने वाला बंदा है जो इतने केपेबल नहीं है, वो 8 से 12 लाख रुपए अगर साल का कमा रहा है, तो वो एक उसको पहले कंसल्टेंट हायर करना पड़ेगा लीगल मैटर देखने के लिए। तो उसके लिए तो ये बेमतलब का ट्रबल हो गया ना। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि भाई अभी ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, तो बड़े थोड़ा सा मैंने ब्रॉड स्केल में बता दिया आपको। डिमोनेटाइजेशन में हुआ क्या, लोग बैंकों में लाइन लगा के खड़े थे। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं कि जहां पर बैंक के मैनेजर्स फ्रॉड करते हुए पकड़े गए, उन्होंने अपने पैसा जमा कराया लोगों का, है ना। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंस हुए, लोग नॉर्मल जनरल पब्लिक को प्रॉब्लम हुई है। अल्टीमेटली सफर कौन कर रहा है? जनरल पब्लिक तो सफर करिए। हाँ, काफी हद तक फायदा भी हुआ, लेकिन नुकसान भी तो हुए हैं ना। फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ है कि लोगों का छिपा हुआ पैसा पता चला है। आपने कहा केसेस में मैं आपको सीरियस कैसे वैसे ही बताया था, लोगों की जैसे वाइफ वगैरह के पास कितना पैसा पता चला गया, उन बच्चों को काफी हेल्प हो गई होगी कि भाई देखो यार पैसा तो यहाँ छोड़ा था हमारा। तो ये ऐसी मैं आपको एक जो बता दिया। लेकिन बहुत सारे केसेस में क्या हुआ है ना, जो पैसा छुपा हुआ था, मतलब जो है करेंसी वापस आई है। ठीक है, और अभी आपने रिसेंटली भी देखा होगा 2000 के नोट वापस हुए, लेकिन यहाँ पर इम्पैक्ट पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि दूसरी करेंसी सर्कुलेशन में थी, तो ग्रेजुअली। तो ये एक जैसे ना जब उन्होंने डिमोनेटाइजेशन से शॉकिंग स्टेप था, जब हमको भी नहीं पता, एकदम से रात को नोटिफिकेशन आती कि ऐसे कि ओल्ड करेंसी आपकी खत्म हो गई है, तो जनरल पब्लिक को समझने का टाइम ही नहीं मिला कि हुआ क्या है। चलो एक थोड़ा सा वो समझ पाती, या समझने के बाद भी अगर ये थोड़े बहुत अगर जो अपने डिपार्टमेंट के टाइम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या उनकी तरफ से अगर कुछ थोड़ा सा ये सर्कुलर नोटिफिकेशन वगैरह निकालते कि ये जो जिनका नॉर्मल केस में कोर्स में काम हो रहा है उनके ऊपर नोटिस ना इशू करे, तो ये बहुत ही सक्सेसफुल भी जाता। लेकिन अब इसको मैं फुली सक्सेसफुल भी नहीं बोलूंगा और मैं फेल भी नहीं बोलूंगा। ये जिसे कहते हैं बैलेंस हुआ है, जो भी हो रहा। ओके, सही हुआ। तो ये बात तो थी डीमोनेटाइजेशन की, लेकिन अभी ना फ़िलहाल फाइनेंशियल मार्केट पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ पे बात करना ज़रूरी है। वो है जो स्मॉल स्केल मनी लेंडर्स आ गए हैं, बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं, कंपनीज आ गई हैं, 100 रुपये का, 30,000 का, 5,000 का लोन बांट रहे हैं बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और उनके पैसे वापस लेने के तरीके भी बहुत गलत है, वो हरास करते हैं लोगों को। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को? देखिए, ये शुरुआत कैसे हुई है ना, डिजिटल इंडिया की वजह से हुई है। अब इंडिया को डिजिटल तो बना दिया है, लेकिन डिजिटल होने की वजह से क्या हुआ है, एट योर कन्वीनियंस काम होने लगे हैं। जो काम पहले बैंक्स में जाके होते थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे जाके होते थे, वो क्या हो रहा है विद इन द, मतलब जिसे कहते हैं 2 सेकंड्स में या मिनट्स की बात करोगे आप, क्लिक्स में आपको काम मिल रहा है। ऐसे ही कुछ हुआ, ऐसा हुआ है कि भाई लोगों को लोन प्रोवाइड करे जा रहे हैं। अब हर चीज में आपको देखो कोई ना कहीं लूपहोल निकल आता है, और ऐसे क्या हुआ है कि जो मनी लेंडर जो प्रोवाइड कर रहे हैं, ये प्राइवेट फाइनेंसर्स हैं, इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। ये क्या कर रहे हैं कि आपकी नीड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि यार लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है बैंक से, या उनको पेपर वर्क करना पड़ रहा है, टाइम लग रहा है, कंज्यूमिंग है। तो आज की डेट में है क्या, रेडी टू सर्व, लो आपको दो, आप ले लो इसको। तो ऐसी इन्होंने एक चीज देखी, उन्होंने कहा कि आप कोई दिक्कत नहीं, हम आपको लोन देंगे। अब कुछ नीडी बंदे थे और कुछ ने अपना मौका बनाया कि भाई यार चलो यार मिल रहा था फटाफट लो, और वो क्या करने लगे, छोटे छोटे बंदों से ऐसे लोन लेने लगे, छोटी छोटी अमाउंट लेने लगे। ये बड़े सुनने में तो बड़े मतलब ऐसा लगता है कि यार 10-15 हज़ार, लेकिन ये जो अमाउंट है, ये बहुत एक हैबिट डेवलप कर देती है एक नॉर्मल पब्लिक के अंदर कि यार बड़े इजीली मिल रहा है, 15,000 पे ले लो, 20,000 मिल रहा है, 50,000 पे ले लो, 1 लाख रुपए मिल रहा है, 5 लाख तक का लोन आपको सिंगल क्लिक में दे देंगे। लेकिन उससे हो क्या रहा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है सिविल। हमारे जो सिविल है, सिविल आपकी सिविल एक प्रोफाइल है। आपका सिविल अगर हेल्थी नहीं है तो आपको फ्यूचर में लोन नहीं। ये सब शॉर्ट टर्म है। आपको शॉर्ट टर्म देखो, कोई भी चीज होती है क्या हो गया, नुकसानदेह होती है। सिविल आपको क्या दिखाती है, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ दिखाती है। अगर आपका सिविल का स्कोर क्या होता है, अच्छा नहीं है, तो आपको लोन नहीं मिलेगा। कोई भी अच्छे आपको लीडिंग बैंक वगैरह जो है, पब्लिक सेक्टर बैंक, कोई लोन नहीं देगा, कोई कुछ नहीं देगा। लेकिन ये क्या करते हैं, यही जो अपने छोटे मोटे जो स्मॉल जो मनी लेंडर्स हैं, ये कर रहे हैं, आपको लोन दे रहे हैं,
अब क्या है कि नॉर्मल पब्लिक जो बंदा रीपे करने की कैपेसिटी भी नहीं है वो भी अपना सिंगल क्लिक में ले रहा है और दे नहीं पा रहा है। फ्यूचर में उसको क्या प्रॉब्लम होती जा रही है कि वो दे नहीं रहा, उसकी सिबिल नीचे गिर रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसको उसका फ्यूचर गया। ऐसा नहीं है कि सिबिल है हाथों हाथ ठीक हो जाएगी, या अब सिबिल ठीक भी कर लोगे तो आपकी तो हैबिट ही डेवलप हो गई ना कि भाई यार ये छोटी मोटी चीजों के लिए भी लोन ले लूं। यस यस। क्रेडिट कार्ड कितनी जल्दी इजीली अवेलेबल हो रहे हैं, कॉल करते हैं आपके पास, आ जाओ हमारे से क्रेडिट कार्ड ले लो, आप एलिजिबल हो गए। अरे कहाँ से एलिजिबल हो गए? अरे हमें नहीं पता हम एलिजिबल हो गए, आप एलिजिबल हो गए। आज तक बंदे ने लोन ले लिया, उसकी सिबिल -1 में और आप कह रहे हो कि एलिजिबल मैंने भी नहीं लिया, आज तक मेरे को कॉल आता है मेरे को बहुत सारे कॉल होते हैं। ये तो ये मैं आपको बता दूं, क्रेडिट कार्ड की बात करता हूँ, है ना। क्रेडिट कार्ड के साथ मेरे पास आते हैं लोन के, मेरे पे ऑफिस में आते हैं, कितने सारे बंदे आते हैं, बैंक वगैरह आते हैं मेरे पास। तो उसमें क्या कहते हैं कि मेरे को फोन आते हैं आए थे कि सर क्या कहते हैं आपने अपनी लोन की एप्लीकेशन लगाई थी। तो मैंने कहा भाई मैंने कब लगाई थी, मेरे को बंदे से बात कराओ। अब हो जाता है कि आप सुबह आप ऑफिस में जा रहे हैं, सुबह 10 बजे 11 बजे आपकी ऑफिस की टाइमिंग है और सीधा आपको वहां से कॉल आता है आपकी लोन की एप्लीकेशन फाइल सक्सेसफुली फाइल हो गई है और आप एलिजिबल हो गए, आपको क्या कहते हैं हम लोन प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे को ठीक होता है, मैंने कितनी बार तो मेरे को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती थी, मैंने कहा उनका सोल्यूशन ढूंढ लिया। मैंने कहा जी बताओ किसने आपको एप्लीकेशन दी मेरी, मैंने उनसे बात करी सीनियर वगैरह भाई सॉरी कर। तो ये चीजें क्या है ना, वो आपको आपके पीछे पड़ रहे हैं। लो ये आपको देखना है कि आपको कहाँ से लेना है, आपको कैसे आगे बढ़ना है। चीजें तो आपको हर चीज दे रहा है बंदा, लेकिन आपको देखना है ना। अब खाने के ऊपर भी बात होती है कि आपको इजीली अवेलेबल खाना है, जंक फूड मिल जाता है, लेकिन आप भी हो ना, आप देखते हो यार हेल्दी ऑप्शन कहाँ लेना है। थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन आपको उसका रिजल्ट मिलता है। वेरी नाइसली सेड सर। सो यहाँ पे मेरे 2 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि क्या आगे जाके हमारी इकोनॉमी कैश लेस हो सकती है, मतलब कैश बिल्कुल ख़त्म, डिजिटलाइज हो जाएगी पूरी तरह। दूसरी बात, अगर ऐसा होता है, सब चीज़ ऑटोमेट हो जाती है, मान लीजिए एआई आ जाती है टैक्स सिस्टम में, टैक्स कैलकुलेट करने में, तो वहाँ पे मान लो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि हमारी जो एआई है गवर्नमेंट से रिलेटेड है, वही सब कुछ टैक्स कैलकुलेट कर रही है, बुक्स ऑडिट हो रही है, फाइनेंशियल प्लानिंग से लेकर सब कुछ, तो वहाँ पे एक सीए की क्या इम्पोर्टेंस रह जाएगी? देखो ये जो चीज़ें होती है ना, सीए, डॉक्टर, इंजीनियर्स, आप कितनी भी चीज़ें ऑटोमेशन कर दो, लेकिन ये पर्सनलाइज चीज़ें हैं, आपको अपना पर्सनल इफेक्ट तो देना ही पड़ेगा ना। आप सब कुछ ऑटोमेट नहीं कर देंगे, एक टाइम पे आप सारा कुछ ऑटोमेट कर दोगे तो फिर समझाने वाला, बताने वाला, करने वाला कैसे रहेगा? आपको एक प्रोसेस से ही आगे जाना पड़ेगा। इवन कि अभी भी है, जैसे हम अपनी बात करें अकाउंटिंग में, टैक्स प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर आ रखे हैं बहुत सारे मार्केट में, ठीक है, ऑडिटिंग के सॉफ्टवेयर आ रखे हैं, बट उससे क्या होगा? मैं जब तक उसको कमांड नहीं दूंगा, मैं जब तक उसको, अगर उसने मेरे को फ्रॉड निकाल के भी दे दिया, मैं उसको फ्रॉड को निकाल तो दिया, फ्रॉड को ठीक कैसे कराएगा? वो नहीं जानता। इरेगुलरिटीज तो पता लगा दी, इरेगुलरिटीज को ठीक कैसे कराएगा? मॉडल तो बता के मॉडल को बनाएगा कैसे? इसके लिए तो आपको बंदा चाहिए ना। और बंदा कौन होगा सबसे बढ़िया? सीए। आप कोई ना कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट, मैं कह रहा सीए नहीं, कोई ना कोई आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट तो चाहिए ना आपको उसकी हेल्थ को डिफाइन करने के लिए, है ना। टैक्स सॉफ्टवेयर आपको पता खाली चेक लगाते हैं, खाली आपको इंडिविजुअली अपने बिहेवियर से और उनके काम करने के तरीके से आप कितनी चीजें ऑब्जर्व कर लेते हैं। ऑब्जर्वेंस बहुत सारी चीजें होती है, ऑब्जर्वेंस सबसे बड़ी चीज है। रिटेन होता है ऑब्जर्वेंस हो गया। आपको सॉफ्टवेयर थोड़ा कहेगा भैया रिटेन में कंफर्मेशन दो। मैं कह रहा हूँ कि मैंने हाँ बोला तो सॉफ्टवेयर तो आपको हाँ की हाँ ले लेगा ना। मैं आपको इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ ना कि यार तुमने हाँ बोला तो गलत बोल रहा है, मैं यहाँ पर आपकी हाँ में भी कुछ ना कुछ ढूंढूंगा। तो ये आपकी मतलब जिसे कहते हैं ना, मैं ये नहीं मानता कि बिल्कुल एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। हाँ, काफी हद तक हमारे को एआई के साथ हम मिलके एक जिसे कहते हैं ना एक अच्छा बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। और एक सामंजस्य बैठा, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। सारा चीजें एक तरफ नहीं होगा। तो सर हमने इतनी बातें करी सीएस के बारे में, टैक्स के बारे में, पैसे के बारे में, तो आप प्लीज़ अब हमें ये बताइए कि इंडिया में लेजिटिमेट तरीके क्या हैं टैक्स सेव करने के? देखिए बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर आप टैक्स सेव कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास आता है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया आपने, लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है आपने, ठीक है। आपने जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते हैं आज की डेट में चल रहे हैं, उनके ऊपर डेप्रिसिएशन वगैरह का आप क्लेम कर सकते हैं, उसमें भी आपका टैक्स सेव होता है, ठीक है। आप जैसे कि हाउसिंग लोन लेते हैं, हाउसिंग लोन के आपका जो इंटरेस्ट देते हैं उसके ऊपर तो मिलता ही मिलता है आपको छूट, साथ में जो आप उसको प्रिंसिपल रिपेमेंट करते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट, उसकी भी छूट मिलती है आपको। और बहुत सारे, एक आपको मैं अच्छा तरीके बताऊंगा, सुकन्या समृद्धि स्कीम करके एक ऐसी स्कीम है गवर्नमेंट की, जिसमें आप जो आपकी चाइल्ड होती है, लड़की होती है, उसकी अगर छोटी उम्र होती है उसकी मैरिज के लिए आप उसमें पैसा जमा करते हैं, तो आप उसके लिए भी अगर पैसा जमा करते हैं तो आपको उसमें भी छूट मिलेगी। ऐसी बहुत सारी वेरियस स्कीम्स है गवर्नमेंट की जहाँ पर आप पैसा
लगाते हैं। FD RD एफडी होती है, जैसे एफडी आपने बोली, एफडी में 5 ईयर एफडीआर होती है, 5 साल की उसमें लॉकिंग पीरियड होता है, उसमें पैसा डालो तब भी आपको छूट मिलेगी। तो रास्ते बहुत सारे हैं, आप जहाँ पर आपको जैसा काम कैसा है उस तरीके से आपको उससे बेनिफिट क्या मिलेगा आपको। SIPs भी होती है। SIPs में आपको नहीं, उसमें आपको वो नहीं मिलती, छूट नहीं मिलती, लेकिन एफडीआर से मिलती है। एफडीआर में 5 ईयर्स का होता है। जैसे आप लैंड लेते हैं, वो भी कोई चीज़ आपके पास है, घर है या लैंड है ना, उसमें आप काफ़ी टाइम से आपके पास रखा होता है, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए रखे थे, और आपने उसको क्या करा है, कुछ 2 साल का पीरियड होता है, उसके बाद आपने बेचा है उसको लॉन्ग टर्म, तो आप उसको फर्दर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर घर में घर लेते हैं तो उसमें भी आपको छूट मिलती है। गवर्नमेंट के कुछ बॉन्ड्स हैं, 54EC एक उसमें आता है, एक सेक्शन है, उसमें REHL PHL के कुछ बॉन्ड्स हैं, वो उसमें आप डालोगे पैसे तो उसमें लैंड में दिक्कत आ चुकी है ना, अब लैंड लेने में दिक्कत। आप अगर कुछ काम कर रहे हैं, आपको सेव करना है, तो उसके बाद मेथड बहुत सारे हैं। गवर्नमेंट के कुछ बॉन्ड्स हैं, उसमें डाल सकते हैं, है ना, उसमें आपको छूट मिलती है। और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपको नेशनल सेविंग्स NSC के आप बहुत बोलते हैं, NSC के सिल्वर बॉन्ड्स वगैरह भी ले सकते हैं। बिल्कुल गोल्ड बॉन्ड, सिल्वर बिल्कुल, बॉन्ड। ये एक होते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC, ये बहुत पॉपुलर है, इसमें आप डाल सकते हैं। तो ये बहुत सारे रास्ते हैं। मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा, सॉरी टू इंटरफेयर, कि सिल्वर बॉन्ड्स लेना स्टार्ट कर लीजिए, सिल्वर लेना स्टार्ट कर लीजिए, बहुत बढ़ने वाला है, बहुत रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है, सुपर अप जाने वाला है। इन 5 मंथ्स में कम से कम 80,000 से 1,04,000 जा चुका है, और वो अभी 2 लाख पार भी होगा इन नेक्स्ट 2 years। तो प्लीज कराइए। ओके, सो नाइस, सो दैट वाज द आइडिया। तो एक और चीज़ है लास्ट में, प्लीज़ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो CA पढ़ना चाहते हैं, या कोई भी है जो CA बनना चाहता है, उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी? देखिए, सबसे जरूरी यही है कि जो स्टूडेंट्स हैं ना हमारे CA के, ये हमारी बैकबोन है। यही जो बंदे हैं जो हमारे आगे इंस्टीट्यूट को आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल। तो यहाँ का जो मॉडल है ना, जो इंस्टीट्यूट को देखना चाहिए, यहाँ का मॉडल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर यहाँ का मॉडल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, तो आगे जाके यही बंदे जो हैं आपको बेनिफिट दीजिए ना, आपको इंस्टीट्यूट को आगे लेके जाएंगे, इंडिया को आगे जाएंगे, इंडिया की इकोनॉमी को आगे लेके जाएंगे। तो देखा है मैंने कि यहीं पे आपका जो सिस्टम है वीक है। इंस्टीट्यूट का जो यहाँ पर जो सिस्टम है काफ़ी वीक है। यहाँ पर रिपीटेटिव जिसे कहते हैं, जो शेड्यूल्स है, जो हमारे जो एग्जाम्स की जो हमारे जो डेट्स होती हैं, वो साल में 2 बार कंडक्ट हो रहे हैं। अभी मैंने रिसेंटली आपके कल ही मैंने देखा है कि इंस्टीट्यूट ने उसको 2 से बढ़ाकर 3 कर दिया है, लेकिन पहले 2 थी हमारे टाइम पे जब हम पढ़ाई कर रहे थे CA की, तो उसमें 2 बार, साल में 2 बार। इसमें क्या है कि आपके ग्रुप में पेपर होते हैं, एक भी पेपर में आप अगर जैसे कहते हैं कुछ एक परसेंटेज ऑफ नंबर होते हैं, आप उसको नहीं आते तो आपको सारे पेपर दोबारा देने पड़ते हैं। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं। उसके अलावा क्या है कि अगर आप पूरा कोर्स नहीं करते तो आप एक तरीके से एक नॉर्मल जिसे कहते हैं ना अकाउंटेंट ही रह जाएंगे। तो उसके बीच में आपके लिए कोई रूट नहीं है कि भाई आप अगर आप बीच में किसी भी स्थिति में अगर आप पेपर नहीं दे पाते, आगे कंटिन्यू कर पाते, तो उसके बाद क्या, है ना। तो ये अगर चीज़ें आप थोड़ा सा स्टूडेंट के अंदर आप वो देंगे, जैसे कहते हैं ना, स्टूडेंट को आप कुछ हेल्प करेंगे इस बारे में, सुपर स्टूडेंट की काउंसलिंग सबसे जरूरी बात है। CA के स्टूडेंट्स की काउंसलिंग नहीं होती है। बच्चे फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, कुछ मतलब नहीं है। कोई उसको बच्चा की उससे गुजर रहा है, उसको पता है, उसी को पता चलता है। मैं खुद जब मैं अपना CA जब दे रहा था, तो काफ़ी बार मेरे को फेलियर देखना पड़ा। तो उस पीरियड में कोई ऐसा कोई अगर मान के चलो, अगर आपके घर में कोई आपका कोई मेंटोर है, कुछ है, तो आपको गाइड कर देगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस जहाँ पर कोई नहीं है, सिंगल चाइल्ड है, पेरेंट्स को पता नहीं इसलिए क्या है, वहाँ पर कौन है, बच्चे के साथ कौन खड़ा है, वहाँ पर इंस्टीट्यूट को अपना कुछ ना कुछ एक मेथड निकालना पड़ेगा, कोई तरीका काउंसलर हायर करे कि भाई आपको उनको बताएं कि भाई ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट ऑफ द लाइफ है, ये सारी चीजें हैं कि उनको दिक्कत ना हो। बहुत सारे सोसाइटल केस आए हैं इस केस में कि भाई स्टूडेंट नहीं कर पाए, तो उनको अगर उन्होंने सुसाइड कर लिया है। तो ये काफी डिसहार्टनिंग है कि इंस्टीट्यूट इतना बड़ा हमारा जो है इंस्टीट्यूट हमारा है, तो उनको ये चीजें देखनी चाहिए कि हम स्टूडेंट्स को कैसे तरीके से आगे अपलिफ्ट करें। ये चीज देखनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को मेरे हिसाब से अपनी बात रखने के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो एक काउंसलर आपको हर एक इंस्टीट्यूट में आप चाहे टाई अप कर लीजिए या रख लीजिए बिल्कुल किसी के साथ, कि ताकि बच्चों के साथ बात कर पाए। इसमें एक और भी चीज आपको ऐड करना चाहूंगा कि CA में जो होता है ना, पेरेंट्स को कभी कभार क्या होता है ना, डिसीजन होता है कि पेरेंट्स का आपकी चल रहा है उसमें कि भाई आपके मम्मी पापा CA हैं, आपके जो ना घर में कोई CA कि आपको कुछ नहीं, आपको CA करना है, और आपके ऊपर एक तरीके से थोप जाता है। बच्चे से पूछा ही नहीं जाता उसको क्या करना है। बिल्कुल, बच्चा क्या इस चीज को झेलने के लिए तैयार है। इसके बीच में जो उसको जो बहुत सारे नंबर ऑफ चीजें उसको कॉन्फ्लिक्ट को देखना पड़ेगा कि यार ये हमारे को इस तरीके से गुजरना है, क्या उस चीज के लिए वो रेडी है, नहीं देखा जाता। बस पेरेंट ने कहा कि CA करना तो भैया CA करना। लेकिन इसमें पेरेंट्स को भी चीज समझनी चाहिए कि जब एक CA की जर्नी स्टार्ट होती है, उसमें फाइनेंशियल आपको सपोर्ट बहुत जरूरी करना है।
लड़का तो लड़के के पास तो फिर भी थोड़ा सा जैसे कहते मार्जिन रहता है कि वो, जैसे मेरे केस में था कि मैं अपनी ट्यूशंस पढ़ा देता था, या मैं थोड़े बहुत अपने मैंने छोटे मोटे क्लाइंट हायर देख लिए थे अपने, मैंने कर लिए थे। लेकिन लड़की का क्या, लड़की के केस में क्या होता है ना, उनके ऊपर फोर्स कर दिया जाता है कि यार शादी करो, बिल्कुल, या तो सीए कर लो या शादी कर लो। बिल्कुल। उनको एक टाइम गैप दिया जाता है कि यार तुम इतना ही करना है। मैं बोलता जाता हूँ कि यार सीए में एज लिमिट नहीं है कोई भी, आप किसी भी एज में सीए स्टार्ट कर सकते हो और किसी भी एज में आप कंप्लीट कर सकते हैं। एक रिसेंटली केस आया था कि इसमें 51 ईयर्स की जो लेडी थी उन्होंने सीए कंप्लीट करा। ठीक, नंबर ऑफ टाइम्स मैटर नहीं करते, आप चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो रहे हो, चाहे आप थर्ड अटेम्प्ट में पास हो रहे हो या फिफ्थ अटेम्प्ट में पास करो, कितने मैटर क्या attempts करता है नंबर ऑफ, कोई इतने भी कर लो, कोई अनलिमिटेड 100, 200, कोई नहीं। लेकिन इसमें मैटर क्या करता है, आपकी नॉलेज कितनी है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट तो दे रहे हो, लेकिन उस नंबर ऑफ अटेम्प्ट को देने के पीछे आपने जो उससे कुछ सीख भी रहे हो कि नहीं देख रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट देते रहोगे तो लाइफ स्पॉइल कर दोगे, लेकिन क्या आपको उससे सीखना भी तो है। इसमें मैं कहना चाहता हूँ जो पेरेंट्स हैं उनको ये देखना चाहिए कि मेरा बच्चा जो है अगर वो फेल भी हो रहा है तो उसका साथ दूं। देखो स्कूल में तो हमने फेलियर वर्ड सुना नहीं होता, जैसे हम सीए में आते हैं ना, सीए में सबसे बड़ा जो पहला हमें एक्सपीरियंस मिलता है वो होता है फेल। FAIL जो है ना, ये जो वर्ड है ये आज भी कानों में गूंजता है। क्यों? हमने कभी नाम ही नहीं सुना था फेल भी होता है कोई चीज, और हम डाउट करने लगते हैं कि हमारे में कोई कमी खराबी हो गई होगी, कि हमने कुछ पढ़ाई नहीं करी होगी। पेरेंट्स को एकदम से शक हो जाता है यार कि यार हमारा बच्चा तो ऐसा था नहीं, कुछ ना कुछ गलत कर रहा है क्या चीज। ठीक है, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये पार्ट ऑफ द जर्नी है। फेल होना आखिरी एंड तो है नहीं, आप इसके आगे भी तो बहुत सारी चीजें ना, आप सीए नहीं कर पाए, आप कुछ और कर सकते हो। लेकिन अगर कोई बंदा कह रहा है कि फेल हो रहा है उसके बाद मैं कर सकता हूँ आगे, तो इंस्टीट्यूट को तो चाहिए क्रीम, है ना। इंस्टीट्यूट तो ये नहीं कहेगा ना कि यार उसको चाहिए नंबर, जैसे बोलते हैं कि यार इंस्टीट्यूट सीलिंग करता है नंबर्स की, काटता है नंबर जान के। ऐसा कर भी रहा होगा तो आपको नेक्स्ट स्टेज पे आना है। अगर इंस्टीट्यूट कह रहा है कि आपको 50 के 50 मेरे 50 वालों को चाहिए तो आप 50 से आगे बढ़ो, अल्टीमेटली आपका गोल जो है अचीव हो ही जाएगा। बिल्कुल, है ना, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि दोनों ही तरफा है। अगर स्टूडेंट्स को आप देख रहे हो तो स्टूडेंट को भी अपना देखना पड़ेगा कि यार मैं वो करूँ, हार्ड वर्क करूँ, पेरेंट्स के जो पैसे हैं उसको ढंग से इस्तेमाल करूँ, क्योंकि यार जो अगर स्टूडेंट अपना जो फ्यूचर है उसका फ्यूचर से पेरेंट्स का फ्यूचर बनता है, दोनों के साथ डिपेंडेंट है। मेरे हिसाब से तो पेरेंट्स अपना फ्यूचर बना चुके हैं, वो अपना जो काम करते हैं, जो अब वो स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, अपने बच्चों के लिए कर रहे होते हैं, और उनके लिए सबसे बड़ी सक्सेस ही वही है कि उनका बच्चा कुछ बन जाए जो भी वो चाहता है। बिल्कुल, उसके आगे भी होता है ना कि पेरेंट्स की, जब पेरेंट्स ने हमारे, जब हम छोटे से लेकर हम बड़े हुए हैं, उन्होंने हमारी को हेल्प करा है, तो अल्टीमेटली हमारा भी कर्तव्य बनता है कि अब जब हम बन चुके हैं तो उनके जब तक भी हैं साथ में हमारे, तो हम उनका ना उनका भी सपोर्टिंग हैंड बन के रखे, उनके वही चीज हर चीज करें, है ना। जैसे हम अभी बच्चे थे वो बच्चे बन जाते हैं, एक ओल्ड एज का बंदा भी बच्चे की तरह। बिल्कुल। तो सर लास्ट में आप ये बताइए कि कोई अगर स्टूडेंट सीए बनना चाहता है कोई भी, तो उसको अपने अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जिसको ढूंढनी चाहिए कि अगर ये चीज़ें मेरे अंदर हैं तो मुझे सीए परस्यू करना चाहिए, क्योंकि ये कोई इजी चीज़ तो नहीं है। बहुत साल ख़राब हो सकते हैं, समय ख़राब हो सकता है, अपने ऊपर डाउट आ सकता है। मुझे लगता है सीए उन्हें करना चाहिए जो इन क्वालिटीज़ को, जो भी आप बताएंगे, वो उनमें हो और वो हार्ड वर्किंग हो साथ में। तो ऐसी कोई क्वालिटीज़ बताइए। देखिए सीए या कोई भी, मैं मेनली तो सीए की बात करूँ, वैसे मैं दूसरे केस की बात भी करूँ, तो मेन चीज़ तो आपको ऐसा नहीं कि इंटेलिजेंस ही काम आती है आपकी। अगर आप इंटेलिजेंट है, अगर मैं तो कह रहा हूँ एवरेज स्टूडेंट भी है, मैंने ऐसे बंदे अपने केसेस देखे हैं जो कि एवरेज स्टूडेंट थे, 50% भी आ रही है, कुछ भी आ रही है, मतलब जिसे कहते हैं स्कूल टाइप में आती थी, वो आज अच्छे खासे सक्सेसफुल सीएस बने हुए। तो ये मैटर नहीं करता कि आप स्कूल में क्या कर रही हैं, आपकी परसेंटेज क्या है, और आप क्या इंटेलिजेंट है कि नहीं है, लेकिन आप हार्ड वर्किंग है कि नहीं है, आपकी जो अप्रोच है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है ना। आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आपको शॉर्टकट तो नहीं पसंद है। ठीक है, आपको पेशेंस रहना पड़ेगा कि अगर फेल भी होता है पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर, कि आपको अगर पेशेंस नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, आप छोड़ दोगे, क्विट कर दोगे, तो क्विट करने वाली चीज नहीं है ना। आपको लगे रहना है एक ही चीज के पीछे, है ना। और मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगा कि मार्केट में जो ये परसेप्शन है ना कि सेकंड ओपिनियन, ये कुछ नहीं होता। बिल्कुल, अगर तुम्हारा फर्स्ट स्ट्रॉन्ग है ना तो वही चीज है सब कुछ। और अगर सेकंड ओपिनियन किसी का होता है तो बैक ऑफ द माइंड अगर किसी का है तो उसको फोकस ही नहीं रहेगा फर्स्ट सेकंड ओपिनियन का सोचना ही क्यों है। बिल्कुल, है ना। अगर आप पहली बात तो पहले जब कोई चीज को आप कहते हैं कि मैं करूंगा तो करना है ना उसको, बिल्कुल, है ना। हाँ, अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप पहले से ही उसको डिसाइड कर देते हैं। स्टेज होती है जो सीएस की स्टेज होती है, आप देखो इंटरमीडिएट जब जो पहला हमारा प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है उसका अलावा या इंटरमीडिएट लेवल हो गया, आप वहीं पे देखो यार, आपको अगर समय लग रहा है वहां पर क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो आपको जवाब दे देगा ना अपने आप। हम अपने आप को देखो, हर एक बंदे से झूठ बोल लोगे, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। तो एक स्टूडेंट जो है
अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल रहा होगा, उसे पता चल रहा होगा यार मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं 100% दे रहा हूँ और मैं नहीं हो पा रहा है, तो उसको वहीं पे क्विट कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई अगर कोई क्विट करता है लूजर है, क्विट करना भी एक पार्ट ऑफ द लाइफ है। क्विट करने के बाद भी आप इसी में एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, कभी कभार आगे बढ़ने के लिए 2 कदम पीछे जाना पड़ता है, बिल्कुल। और अगर छलांग मारनी है तो और कदम पीछे मारना है। सही बात है। सो बात ये समझ पे आती है यहाँ पे कि देर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन क्विटिंग ड्यू टू हार्ट ब्रेक एंड क्विटिंग ड्यू टू समझदारी और विवेक, है ना। सो ये बात कहने के लिए सर बहुत बहुत थैंक यू। मेरा अभी ये रिक्वेस्ट है, जो लोग सीए करना चाहते हैं या उनके पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स हैं, प्लीज़ पेशेंस रखिए अपने अंदर और कंसिस्टेंट रहिए और अपना गोल क्लियर रखिए और दिमाग में ये मत रखिए कि सीए नहीं हुआ तो 6 महीने बाद कुछ और कर लूँगा, क्योंकि ये 6 महीने में होने वाला नहीं है। तो थैंक्स अ लॉट सर यहाँ आने के लिए। आपने सच में बहुत सारी चीज़ें बताई जो हमें नहीं पता थी, और जो आपकी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस है और जो आपके अंदर एक इंटरेस्ट है अपनी चीज़ें बताने का और सीए के बारे में बात करने का, वो मुझे बहुत पसंद आया। जिस हिसाब से आप बच्चों को पढ़ा भी रहे हो, एजुकेट कर रहे हो, और आपका पहले से इच्छा थी बच्चों को पढ़ाना और आपका मतलब मन था सीए बनना भी, तो बहुत अच्छा है। बच्चों को भी बहुत हेल्प करेगा इसलिए क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस भी है, आप प्यार भी करते हो उस चीज़ से और आप उन चीज़ों को बढ़ाना भी चाहते हो। ये बहुत जरूरी चीज़ है कि अगर आप कुछ चीज़ कर रहे हो तो उसको आपको प्यार करना बहुत मेरे को नेट नॉट इवन सिंगल डे मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ऑफिस में जा रहा हूँ अपने काम करने की, मेरे को मतलब जैसे जॉब पे जाते हैं यार कल करना पड़ेगा फिर से काम। मैंने काफी सारे बंदे ऐसे देखे हैं यार कल फिर से काम करने जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए आपको। अगर रोज जाओ और रोज आपको मजा आएगा ना तो आप यस मतलब इफ़ यू वांट टू बिकम समथिंग यू हैव टू लिव इट 24/7, तभी वो हो पाएगा। और आप माइंड इन योर वर्क या एवरीथिंग, थॉट्स, माइंड, एक्शन, मतलब आपको चीज सोच लो, किसी से बात करो तो आपको मैं जनरली जब भी कोई बातचीत करता हूँ तो मैं सीए के कॉन्सेप्ट ले आता हूँ या कुछ ऐसी चीज ले आता हूँ। हाँ दूसरे को मेरे को लगता है बोरिंग लग रहा हो, लेकिन नहीं, मेरे अंदर मेरे ब्लड के अंदर ही कोई चीज है, मैं बोलता हूँ, मेरे को कोई शर्म भी नहीं है, कोई बिल्कुल नहीं होनी भी नहीं, मेरे को अच्छा लगता है वो चीज करना। बस यही है कि आप रोज जा रहे हो, अपने ऑफिस में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आपको ऐसा कहते हुए नहीं लग रहा है कि मुझे ये करना पड़ेगा दोबारा, मैं करूंगा ये चीज। और अगर आपको वो चीज आ रही है मन में तो प्लीज स्विच योर जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ जाए, जहाँ आपको आपका मन करता है वहाँ जाए। कोई ऐसा नहीं है कि एक सीए एक जरिया है, बहुत सारे जरिए ऐसे हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं और एक्सेल कर सकते हैं अपनी लाइफ। यहाँ पे तो ये समझ में आ रहा है कि आपके डीएनए में सीए है और हमारे डीएनए में क्यूरियोसिटी और कम्युनिकेशन है, बहुत कुछ। सो थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग एंड थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग श्रेय, थैंक्स सर। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो आप इसका पार्ट 2 भी देख सकते हैं। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो हम सर से दोबारा पूछेंगे दूसरे पॉडकास्ट में। और आपने अगर यहाँ तक देखा है तो हम ये मानते हैं कि आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, तो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड घंटी का बटन नीचे दिख रहा होगा, प्लीज उसको। हम आते रहेंगे नए पॉडकास्ट के साथ। धन्यवाद आपका। थैंक यू, शाबा खैर, ओम नमः शिवाय।